अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर वफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं और एक बार फिर नई टीम से नई उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। वैसे तो मुल्क में माशी इस्तेकाम लाने के लिए जरूरी है कि हुकूमती टीम और बिलखसूस माशी टीम में इस्तेकाम और मुस्तकिल मिजाजी लाई जाए, लेकिन वजीर आजम की जानिब से काबीना में मुसलसल उखाड़ पछाड़ की वजह से ना ही हुकूमती पॉलिसियों में इस्तेकाम आ सकेगा और ना ही मुल्क में एतमाद की फिजा कायम होगी। आज होने वाली तब्दीलियों में सबसे अहम तब्दीली हम्माद अजहर की है, जिन्हें वजीर आजम ने सिर्फ ढाई हफ्ते पहले ही वजारत खजाना का कलमदान सौंपा था, मगर 2 हफ्ते बाद ही हम्माद अजहर को हटाकर वजारत खजाना का कलमदान शौकत तरीन को सौंपने का फैसला कर लिया गया है। 2 हफ्ते पहले जब हम्माद अजहर को वजीर खजाना बनाया गया था तो उस वक्त मुख्तलिफ वजूहात बताई गई थी। किसी ने कहा था कि हफीज शेख को आईनी मजबूरी की वजह से हटाया गया है, तो किसी ने बताया कि हफीज शेख को महंगाई की वजह से हटाया गया है और हम्माद अजहर क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे हैं इसलिए वो अवामी मफाद में फैसले करेंगे, अवाम के मफाद को सामने रखते हुए फैसले करेंगे। हम्माद अजहर हैं, ये भी एक इलेक्टेड MNA हैं और उनको अपना हल्का भी है और इन चीज़ों का इदराक भी है और इन चीज़ों का एहसास भी है और गरीबों की जो सिचुएशन है, महंगाई की जो सिचुएशन है, उसको एड्रेस करना हमारे लिए सबसे बड़ी अहम हमारी वो है रिक्वायरमेंट है। उनको इसलिए रुखसत किया कि इसलिए कि वो 6 महीने सिर्फ वजीर रह सकते थे और उनका टेन्योर जो था वो जून 10 को ख़त्म हो रहा था, लेकिन क्योंकि वो इलेक्शन हार गए और वजीर खजाना नहीं रह सकते थे इसलिए बुलाया। हम्माद अजहर की तैनाती के वक्त बताया जा रहा था कि वो अवामी नुमाइंदे हैं और इसीलिए अवामी मफाद में फैसले लेंगे, मगर सिर्फ 2.5 हफ्ते बाद ही उन्हें वजारत खजाना से हटाकर वजीर तवानाई बना दिया गया है और अब उनकी जगह दोबारा गैर मुंतखब शौकत तरीन को फाइनेंस और रेवेन्यू का चार्ज दे दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि 2.5 हफ्ते पहले शौकत तरीन को मुशीर खजाना बनाने की बातें हो रही थी, बातें सामने आ रही थी, मगर शौकत तरीन ने इन खबरों पर यह मौकिफ दिया था कि जब तक उनके खिलाफ नैब केस खत्म न था तब तक वो वजारत खजाना का कलमदान नहीं संभालेंगे और सिर्फ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के कन्वीनर के तौर पर काम करेंगे। मेरे से पूछा गया कि मैं किसी ओहदे पे आना पसंद करूंगा कि नहीं, तो मैंने उनको कहा कि देखें इस वक्त मेरा एक नैब ने अपील की हुई है, उसके बीच में अपना अपना हाई कोर्ट में, और वो मेरे फेवर में ही जा चुका है ये नतीजा, लेकिन उन्होंने अपील की हुई है। तो ये अपील जिस वक्त भी ख़त्म हुई तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि हम कोई और मुस्बत रोल मैं ले सकता हूँ या नहीं। शौकत तरीन कह रहे थे कि वो केस का हतमी फैसला आने तक हुकूमती पेशकश कबूल नहीं करेंगे, मगर नैब की अपील पर फैसला ना आने के बावजूद शौकत तरीन ने वजारत खजाना की जिम्मेदारी संभाल ली है। अहम बात यह है कि हफीज शेख की तरह शौकत तरीन भी मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं, इसीलिए बतौर वफाकी वजीर वो भी 6 माह से ज्यादा इस ओहदे पर काम नहीं कर सकते और 6 माह में उन्हें कौमी असम्बली या सेनेट में मुंतखब होना लाजमी होगा। यानी यह हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि शौकत तरीन कितने अरसे तक वजीर खजाना रहेंगे। वजारत खजाना के अलावा हुकूमत ने खुसरो बख्तियार से इकनॉमिक अफेयर्स का चार्ज लेकर उन्हें इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी सौंप दी है। ताजुब की बात यह है कि फवाद चौधरी जो कि हुकूमती पॉलिसियों का डट कर दिफा करते थे, उन्हें वजारत इत्तलात से पहले हटाया गया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बनाया गया और अब दोबारा उन्हें वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशियात बना दिया गया है और उनकी जगह शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई है जो इससे पहले वजीर इत्तलात थे। इसके अलावा 2 साल तक वजीर तवानाई रहने वाले वफाकी वजीर उमर अयूब को अब इकनॉमिक अफेयर्स की वजारत दे दी गई है। इन सब तब्दीलियों के बाद सवाल यह है कि वजीर आजम के इन फैसलों की वजह क्या है, वजीर आजम क्या सोच कर ये तब्दीलियां करते हैं, क्योंकि इन तब्दीलियों की अहम बात यह है कि चेहरे तो वही हैं, सिर्फ कलमदान तब्दील किए जा रहे हैं, क्योंकि 2.5 सालों में ये चौथी बार है कि बड़े पैमाने पर वजारतों में तब्दीली की गई हो। पिछले 2.5 सालों में 4 मुख्तलिफ वज़रा और मुशीरों ने वजारत खजाना का कलमदान संभाला है। पहले असद उमर आए, फिर डॉक्टर हफीज शेख को आजमाया गया, इसके बाद हम्माद अजहर 2 हफ्ते के लिए वजीर खजाना बने और अब शौकत तरीन को दोबारा आजमाया जाएगा। इसी तरह वजारत इत्तलात भी 4 वज़रा और मुआविन खसूसी देख चुकी है। पहले फवाद चौधरी आए, फिर फिरदौस आशिक अमान और आसिम सलीम बाजवा को मौका दिया गया, जिसके बाद शिबली फराज को वफाकी वजीर बराए इत्तलात बनाया गया और अब एक बार फिर
फवाद चौधरी को वजीर इत्तलात बना दिया गया है। इसी तरह वजारत पेट्रोलियम में भी अब तक 4 लोगों को मौका दिया जा चुका है। पहले गुलाम सरवर वफाकी वजीर पेट्रोलियम बने, फिर उमर अयूब और नदीम बाबर ने मिलकर इस वजारत को संभाला और अब ताबिश गौहर को यह टास्क सौंपा गया है। इसी तरह वजारत खुराक और वजारत सेहत में भी मुसलसल तब्दीलियां की जाती रही हैं और 2.5 सालों में कम से कम 3 अफराद को इन वजारतों का कलमदान सौंपा गया है। और ये सब तब्दीलियां वजीर आजम इमरान खान कर रहे हैं, जो कि कहते थे कि उनसे अच्छी टीम और कोई नहीं बना सकता। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर कई पुराने होंगे, अक्सरियत इस कौम के नौजवान और नए लोग होंगे इस पार्टी के अंदर। टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक तो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। 200 लोग हमें चाहिए। आप यकीन करें, 200 लोग आपके अहम ओहदों पे बैठ गए, आप देखें कितनी तेजी से ये मुल्क चेंज होता है। तहरीक इंसाफ की वो टीम बना रहा हूं जिसमें मेरे खिलाड़ी ऊपर वो आएंगे जो मेरी मुल्क के लिए खेलेंगे, अपनी जात के लिए नहीं खेलेंगे। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान कहते थे कि मुझसे बेहतर टीम बनाना कोई नहीं जानता, लेकिन काबीना में मुसलसल तब्दीलियां की जा रही हैं। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर गिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि आप PM हाउस में होते हैं, वज़ीर आज़म से बहुत करीब हैं। तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बार बार जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, वज़ीर आज़म एग्जैक्टली सोचते क्या है, क्या सोचते हैं जिसकी बुनियाद पर ये तब्दीलियाँ होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, इसमें आपको इसका जो तनाज़र है वो इस सिलसिले में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का आपको सबसे पहले तो बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान में पहले जो हुक्मरान आते थे अक्सर या तो अपने फैमिली के लोगों को लगाते थे या दोस्त अहबाब को या ऐसे लोगों को वजारतों में लगाते थे कि जो भी परफॉर्मेंस हो वो 5 साल पूरे करते थे, क्योंकि उन्हें परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं था, उन्हें पब्लिक की फीडबैक से लेना देना नहीं था, वो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं करते थे। तो जो भी वजीर कहीं लगा दिया वो 5 साल पूरे करता था, वो उसका इस्तेकाक हो जाता था। अब हम क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लगातार अकाउंटेबिलिटी करते हैं, लगातार अपनी ज़ाती अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अपनी कैबिनेट की करते हैं और लगातार ये असेस करते हैं कि उनका कौन सा प्लेयर कहाँ पे दुरुस्त खेल रहा है, कौन सा कहीं और जगह पे बेहतर खेल सकता है। तो जो तब्दीली ज़रूरी होती है, क्योंकि आइन उन्हें इख्तियार देता है, सिर्फ आप 2021 के पहले 3 महीने देख लें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2021 के पहले 3 महीने देख लें, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कैबिनेट शिफ्ट हुई, रिशफल हुआ। आप देखेंगे कनाडा में बहुत सारे, जापान को देख लीजिए कितनी बार कैबिनेट रीशफल हुआ। कैबिनेट रीशफल करना बुरी बात नहीं है, अपने रिश्तेदारों को प्लेस करना और वो अच्छा काम करें या बुरा करें उन्हें करते रहने देना ये बुरी बात है। अब मैं आता हूं फाइनेंस की तरफ। आपने बात की, फाइनेंस में हफीज शेख साहब की जो एक्सपर्टीज थी उनको यूज किया गया और बहुत उम्दा उन्होंने काम किया। उनका काम था इकोनॉमी को खड़ा करना। हमें जिस तरह की इकोनॉमी दी गई थी डिस्ट्रॉय करके, उसमें एक ऐसा सीनियर हैंड चाहिए था जो उस इकोनॉमी को बिल्ड कर सके। लेकिन आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है कि हर शख्स की एक्सपर्टीज होती है। आपका एक 8 बजे का प्रोग्राम करता है बंदा, एक 10 बजे का प्रोग्राम, में आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, किसी चैनल पे भी, दोनों की एक्सपर्टीज हो सकता है बहुत फर्क हो। आप किस तरह की चीजों का, इलेक्शन ट्रांसमिशन और रमजान ट्रांसमिशन में फर्क होगा, दोनों के एंकर एक तरह के नहीं होंगे। आपकी जो इकोनॉमी थी जो 2 साल पहले जिन हालात में थी, वहां पर आपको डिफरेंट किस्म का एक्सपर्ट चाहिए था। अब अगर आप शौकत तरीन पे बात करें तो उनकी जो वजह शोहरत है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, वो पीपल सेंट्रिक और ग्रोथ सेंट्रिक पॉलिसीज बनाना है। लेकिन उस टाइम जिस तरह के हम हालात में थे 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, जब नून हमारे हुकूमत हमारे हाथ में देके गई, हम तो मुल्क को दिवालिया होने से बचा रहे थे। हमारा ज्यादा फोकस था कि हम आलमी अदारों के साथ किस तरीके से एक बेहतर डील करते हैं, IMF के साथ किस तरह से एक बेहतर डील स्ट्राइक करते हैं। पाकिस्तान का जो बाहर हम बैंक करप्ट होने जा रहे हैं, दिवालिया होने जा रहे हैं, उसको कैसे बचाते हैं। और आपको मेरे से ज्यादा बेहतर पता है कि जब आप IMF या दूसरे इदारों से डील करते हैं तो आप उस टाइम ग्रोथ सेंट्रिक आपकी इकोनॉमी नहीं होती, कंजर्वेटिव होती है। बड़ा तफसील से जवाब दिया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपके लिए मुश्किल नहीं होता बार बार जब तब्दीलियां हो रही होती हैं उनका इस तरीके से दिफा करना? क्योंकि आप मुझे यहाँ पे बैठ के बता रहे हैं कि वजीर खजाना हम जब बनाते हैं तो मुख्तलिफ उनकी एक्सपर्टीज होती हैं। तो 2 हफ्ते पहले जब हमाद अजहर को बनाया गया वजीर खजाना,
आप ही के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आए और उन्होंने हर चैनल पे जाके ये बात कही क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, इसलिए जो फैसले करेंगे वो अवामी मफाद में होंगे, जो कि एक अनइलेक्टेड नुमाइंदा नहीं कर सकता। आज हमाद अजहर को हटाकर शौकत तरीन को लगा दिया गया है, जो कि अनइलेक्टेड है, और हमाद अजहर इलेक्टेड थे। तो उस वक्त 2 हफ्ते पहले हमाद अजहर का दिफा किया जा रहा था, हमें वजूहात बताई जा रही थी। 2 हफ्ते में क्या तब्दील हो गया है? बहुत जायज सवाल है आपका। मैं इसका जवाब आपको इस तरह से देता हूं कि आप ये देखिए कि ये तमाम लोगों को पता था, बल्कि अगर आप ये जाने तो जिस दिन हमाद अजहर साहब आए उसी दिन आपने देखा मुख्तलिफ टेलीविजन स्क्रीन पे ये पता था कि शौकत तरीन आ रहे हैं, और शौकत तरीन के जहन में जो बात थी, वो एक ट्रांसपेरेंट आदमी है, उनके जहन में ये बात थी कि उनका एक नैब की अपील है जो पेंडिंग है। अब उन्होंने कहा जब तक उसका फैसला नहीं होता वो ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्होंने फिर उसके बाद अपने लॉयर से बात की, रजिस्ट्रार को एक खत लिखा हाई कोर्ट के, उनको बाद में पता चला कि उनके केस में किसी किस्म का स्टे नहीं है, लोअर कोर्ट ने उन्हें एग्जोनरेट किया हुआ है, अपील है नैब और नैब ने उसके खिलाफ एक अपील की हुई है, और कोई स्टे ऑर्डर उनके खिलाफ नहीं है। तो वो ही इज गुड टू गो फॉर एनी। अच्छा, वो ये बात उन्होंने उस वक्त भी बड़े वाज़ेह तौर पे बता दी थी, प्रोग्राम में आके बता दिया था कि मैं कन्विक्टेड नहीं हूं, मैं एक्विट हुआ था और मेरे खिलाफ नैब की अपील है। तो ये बात उनको उस वक्त भी पता थी, लेकिन उस वक्त जो बात की जा रही थी वो ये थी कि उनको मुशीर खजाना बनाया जाएगा। हमाद अजहर को वजीर खजाना बनाने के अगले दिन ही क्या ये फैसला कर दिया था कि वजीर खजाना शौकत तरीन को बनाना है? नहीं, उससे आप ये जहन में रखिए कि उससे पहले का ये फैसला था। हमाद साहब से सिर्फ ये रिक्वेस्ट किया गया था कि जो उसके दरमियान का टाइम था उसमें सिर्फ वो उसका केयर टेकर होंगे, वो सिर्फ उसके उस टाइम के लिए होंगे। हमाद अजहर एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन है जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया इंडस्ट्रीज में, और अब प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें सबसे चैलेंजिंग कहां पे कहा गया था और किसको बताया गया था? क्योंकि उस दिन तो बड़े एतमाद के साथ आके हमाद अजहर साहब ने आगे का रोड मैप बताया था कि आगे क्या करने की जरूरत है। आपके वुजरा ये कह रहे थे, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, शिबली फराज साहब ने और दीगर वुजरा ने आके कहा कि महंगाई पर कंट्रोल पाना है, इसीलिए हमाद अजहर को लेकर आए। तो 2 हफ्ते में महंगाई कंट्रोल पा लिया कंट्रोल? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पूरी बात सुनिएगा। अगर जब आप टेलीविजन पे पूछते हैं, जैसे अगर आज अभी कोई डिसीजन हुआ हमारे यहाँ, क्योंकि इतना फास्ट मीडिया है और आपको भी पता है इस बात का, आप मीडिया की दुनिया में है, कि कई दफा होता है कि अगर एक 4-5 बजे डिसीजन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट के साथ आप उसी आधे घंटे में नहीं मिल सकते होते, आपकी अगले दिन सुबह मुलाकात होगी। आपने तो उसी टाइम शो करना है, जब आपने शो करना है तो उस पर हर बंदे ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जवाब देना है। हमारे यहाँ ये रिवाज तो नहीं है ना कि आप पहले एक भेजते हैं कि जी इस पर डिस्कशन होगी, फिर वो अगले दिन का प्रोग्राम प्लान होता है या 3 दिन पहले का प्रोग्राम प्लान होता है। हमारे यहाँ तो फौरन हो रहा होता है ना, और इस वजह से ये स्टेटमेंट्स आती हैं, इस वजह से ऐसे आपको डिफरेंट स्टेटमेंट्स नजर आती हैं। मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, वो आके वजह बता रहे थे। आई एम श्योर उन्होंने पूछा होगा वजीर आजम से, या फिर आप ये कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किसी से पूछे बगैर भी कोई भी बात कर देते थे? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया कि बहुत दफा, क्योंकि हमारे यहाँ शोज प्लान नहीं होते, यहाँ कुर्सी पे आने से पहले आपको पता भी नहीं होता कि आपसे क्या सवाल किए जा रहे, जैसे मुझे आज भी नहीं पता कि आप एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स डिस्कस होने, और हमेशा हम ऐसे करते हैं। शिबली साहब ने बाकायदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सिर्फ शो पे बात करने की बात नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो इसी वजह बताने आए थे, और हमाद अजहर साहब ने अपने बारे में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। परफेक्ट हो गया। अब मैं आपको उसी चीज का जवाब दे रहा हूं कि हमाद अजहर का पहले दिन से ये क्लियर था, और अब मैं नाम भी ले देता हूं ताकि आप, क्योंकि आपने उस चीज को, मैंने आपको एक वजह बताई और आपने उसे बिल्कुल साइड पे रख दिया, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। दुनिया टीवी पे खावर गुम्मन साहब ने ये उसी शाम को न्यूज ब्रेक कर दी थी कि शौकत तरीन मिनिस्टर होंगे। हमाद अजहर जो है, एक अरेंजमेंट था जब तक वो शौकत तरीन नहीं आ रहे थे, उनकी मेहरबानी कि उन्होंने वो चंद दिन जो अपना काम किया, और ऑफ कोर्स वो काबीना के सबसे वाइब्रेंट मेंबर हैं, तो उन्होंने अपना लाएअमल देना है। आप देखिए उनकी एजुकेशन देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, उसके साथ साथ अगर आप देखिए उन्होंने जो इंडस्ट्रीज में काम किया मिनिस्ट्री में, वो लाजवाब है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने अब उनको मोस्ट चैलेंजिंग मिनिस्ट्री दी है। मैं ये कहूंगा पावर हमारी मोस्ट चैलेंजिंग है। अब इसमें आप सिर्फ किसी एक बंदे की, हमारी पूरी काबीना में से वो शिबली साहब हो, मैं हूं या कोई और हो, उसकी बात कर दे तो कई दफा आपकी अंडरस्टैंडिंग होती, क्योंकि आपको वजारत का इशू नहीं है, मुख्तलिफ जो पोर्टफोलियोज हैं उनको बार बार तब्दील किया गया है, और आप कह रहे हैं कि जो पिछली हुकूमतें थी वहां पे रिश्तेदार और दोस्तों को भर्ती किया जाता था, और परफॉर्मेंस हो या ना हो लेकिन उनको चलने दिया जाता था 5 साल के लिए। तो जब वजीर आजम साहब फैसला करते हैं तब्दीली का, तो वो इस बुनियाद पे करते हैं कि कारकर्दगी नहीं है उस वजीर की, ऐसा ही है? नहीं, देखिए ये 2 बातें, एक बात जहन में रखिएगा कि एक वजीर एक जगह पे शायद बहुत अच्छी कारकर्दगी ना कर रहा हो, और दूसरी मिनिस्ट्री में वो बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहा हो। मैंने आपको बताया
आप स्पोर्ट्स की बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन शायद रमजान ट्रांसमिशन में मैं और आप उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सकें। मैं टॉक शो बहुत तो अच्छा करूं, अब लेकिन बारी बारी शायद बात किसी कर और लेते हैं तरह ना, का शो मैं जनरलाइज ना करूं। गुफ्तगू से आगे निकल के। उमर अयूब साहब को क्यों तब्दील किया गया है? क्योंकि वो अपना अच्छा काम कर चुके थे और अब चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक अफेयर्स में जाके अच्छा काम करें, ये वजह है? उमर अयूब साहब को बिल्कुल पावर में एक चांस दिया गया और उन्होंने अपनी पॉलिसीज लेके आए। अब प्राइम मिनिस्टर को ये लगता है कि पावर के जो इश्यूज हैं उनके लिए उनको एक ऐसा बंदा चाहिए हाँ। जिसका फाइनेंस के अंदर, जिसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह के हमारे एग्रीमेंट्स दिए गए हैं उसमें एक डिफरेंट किस्म की स्किल लेवल और स्किल सेट चाहिए, तो वो हमाद अजहर को वहां लेके आए हैं। अच्छा, मतलब अब जो उमर अयूब साहब जब आए का तो उस वक्त गर्दिशी कर्जा 1200 अरब रुपए था, उन्होंने 2500 अरब रुपए तक पहुंचा दिया, इसीलिए उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। उनको इकोनॉमिक अफेयर्स में डालेंगे और अब हमाद अजहर साहब आएंगे और कोशिश करेंगे 2500 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट है इसको खत्म करें। यहाँ पे रुकिएगा, बहुत सारी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हो रही हैं, तो यहाँ पे रुकिएगा। ऐसे नहीं, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है कि यही इस वक्त हाल है, सूरत हाल है। एक मिनट रुकिएगा, आपने एक शहजाद, एक मिनट रुकिएगा। अब आपने एक बहुत बड़ी यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आपके प्रोग्राम पे आता हूँ, और लकीली आप मुझे उस दिन प्रोग्राम पे सिर्फ बुलाते हैं, आप और आपकी टीम, जिस दिन आपको लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट सवाल जवाब का आज दिन है, तो आज शहबाज गिल को बुलाते हैं। मोस्ट वेलकम, सुभान अल्लाह। लेकिन अब मुझे तो आप अपनी कारकर्दगी से खुश हैं कि जो भी माहौल हो उसमें आप दिफा करने में कामयाब हो जाते हैं हुकूमत का? मैं जनाब की खिदमत में 10 बदस गुजारिश कर रहा हूं कि आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, उमर अयूब को आपने कन्विक्ट कर दिया कि वो 2500 अरब तक कर्जा ले गए, तो अब मुझे जवाब देने दीजिएगा। ये मेरे साथ नहीं, उमर अयूब के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी आपकी और मेरी, अगर आप मुझे जवाब नहीं देने देंगे। देखिए, उमर अयूब ने अगर तो करप्शन किया है तो आपको बिल्कुल उमर अयूब को लटकाना चाहिए और बताना चाहिए कि उसने 2500 अरब कैसे किए हैं। लेकिन अगर वो चोर जो पहले यहाँ 5 साल बैठे हुए थे वो ऐसे एग्रीमेंट्स करके गए जिनका आपको पता है दयानतदारी से कि कोई भी यहाँ पर पावर मिनिस्टर हो, जब 2025 में और कारखाने लगने हैं, जब आपकी जरूरत 17,000 मेगावाट की है और आप प्रोड्यूस 36,000 मेगावाट कर रहे हैं और वो तमाम कैपेसिटी चार्जेस आपको देने पड़ने हैं, और आने वाले 2 सालों में ये कैपेसिटी चार्जेस और बढ़ जाने हैं क्योंकि और कारखाने चल पड़ने जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसका सर्कुलर डेट और बढ़ना है। इसमें उमर अयूब कहां से आ गया? अच्छा, ये तो वो एग्रीमेंट पार्शली आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, जो पहले का किया हुआ है उन चोरों ने। पार्शली आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब उमर अयूब साहब की अपनी कारकर्दगी देखेंगे तो हम कुछ और आदाद शुमार को भी सामने रखेंगे। जो आपकी रिकवरी है आपकी, वो नीचे गई है, वो 93% पहुंच चुकी थी, वो वापस 90% पे आ गई है। लाइन लॉसेस 15% थे, वो बढ़ के 17.5% हो गए। तो उमर अयूब साहब जो कुछ कर सकते थे वो भी उन्होंने नहीं किया है, इसको भी सामने रखिए। अच्छा, एक बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, यहां पर बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे, आपके लिए भी, आपके नाजरीन के लिए भी। अक्सर ये कहा जाता है कि जो रिकवरी है वो अगर हम बढ़ा लेंगे तो उससे शायद हमारा सर्कुलर डेट जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप ये 100% रिकवरी कर दें तो आपका 100% तो आपको पता है किसी कंट्री में भी, और जो हमारी सिचुएशन है उसमें जो बहुत सारे बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और बहुत सारे हमारे एरियाज हैं वहां पर शायद नहीं हो। लेकिन अगर ये 93 को आप 96% भी ले जाएं, 97 भी ले जाएं, तो 50 से 55 अरब का फर्क पड़ता है। सर्कुलर डेट तो आपका साल का ऐड हो रहा है, लेकिन जो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए इंडिकेटर्स इंप्रूव कर रहे होते हैं वो नहीं कर रहे हैं। खैर, ये पॉलिटिकली अटैक करने के लिए, ये पॉलिटिकली अटैक करने की बात नहीं है। जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए हैं वो पहले के मुकाबले में ज्यादा खराब हुए, इस पर आप खुद जाके अपनी ठीक भी हम ही ने किए थे, आपने ठीक नहीं किए थे, आपने ठीक नहीं किए थे। बड़ी टेक्निकल बहस पे मैं बहुत तफसील से बात कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइन लॉसेस में इजाफा हुआ है, रिकवरी हमारी नीचे गई है। ये पीटीआई हुकूमत आने की बाद में बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि ये कैसे हो जाता है? सर, ये बड़ी टेक्निकल बहस है। 93% जी 93% हमारी गवर्नमेंट में था, हम उसका क्रेडिट लेते हैं, हमने किया। लेकिन बदकिस्मती से कोविड की वजह से जब हम हिट हुए, बिल्कुल बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं उनको तो हमें, बल्कि आप अगर एक मौके पे देखें तो 35 लाख कनेक्शंस के ऊपर तो हमने जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल साहब की पेमेंट्स, उन्हें फ्री पेमेंट्स तक हमें दी। आप ये बात तस्लीम नहीं करेंगे कि बार बार जो फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि वो चॉइसेस ठीक नहीं थी, वो फैसले दुरुस्त नहीं थे, इसलिए वजीर आजम को बार बार टीम में तब्दीली की जरूरत पड़ती है। और जो तब्दीली हो रही है वो चेहरों की तब्दीली नहीं है, सिर्फ एक वजारत से हटा के दूसरी वजारत में डाल दिया जाता है। आप जरा मुझे मिसाल दे देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या फवाद चौधरी ने किया और अब क्या शिबली फराज करेंगे? क्या पहले नहीं किया था इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, फवाद चौधरी ने? जो ये क्यों आप बता रहे हैं कि जहां पे उनको लगता है कि अब यहां अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां डाल देते हैं, फला अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां जाके वहां डाल देते हैं उनको? अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं, बहुत ही, क्योंकि अब आप पीपल सेंट्रिक ना होइएगा, क्योंकि सारे मेरे कुलीग हैं, तो आप शिबली साहब या फवाद साहब पे सेंट्रिक ना होइएगा। मैं आपको जर्नली जवाब देता हूं कि कैसे आप डिफरेंट टाइमिंग्स में लोगों को डिफरेंट तरीके से अपॉइंट करते हैं।
आज से साल पहले किस तरह की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए थी? पीडीएम उस टाइम हर जगह पे फसाद मचा रहा था। उस टाइम पीडीएम ने हर जगह के ऊपर एक सियासी अदमे इस्तेहकाम का जो है वो एक एनवायरनमेंट बनाना चाह रहा था। आज पीडीएम कहाँ है? हवा में उड़ गई है। आज पीडीएम कहीं मौजूद नहीं है। तो आज जो आपका प्राइम मिनिस्टर होंगे वो बड़ा डिफरेंट डिसीजन लेंगे। आज से 2 साल पहले, अब कंप्लीट करने दीजिएगा, आज से 2 साल पहले जब आपका जब करंट अकाउंट डेफिसिट खसारा आपको 20 अरब छोड़ के गए हैं, 25 अरब से आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 20 अरब कर दी गई है, जब आपके यहाँ गाड़ियां, मोटरसाइकिल, हर चीज बननी जो है वो कम हो गई है, और आज जब आपकी इकोनॉमी खुल रही है कोविड के बावजूद, आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो 100% से ऊपर चल रहा है। गाड़ियां पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर और बिक रही हैं। मोटरसाइकिल पिछले 20 साल से सबसे ज्यादा बिक रहे हैं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ट्रैक्टर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आपकी पिछले 10 साल में मार्च के महीने में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है। एक नुक्ते पर रहिए ना, रेमिटेंसेस तो जब आप मुझे पाकिस्तान के तकरीर से फायदा नहीं होगा, जरा पॉइंट स्टैब्लिश कीजिए। अब आखिरी 2 साल मुझे कंप्लीट करने नहीं सर, ये आप बहुत लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं ना। मुझे बताइए पीडीएम की आप मुझे मिसाल क्यों दे रहे हैं? सुन लीजिएगा, पीडीएम की मिसाल क्यों दे रहे हैं आप? 2 साल, अब आखिरी 2 साल वो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पहले तिनका करके इस इकोनॉमी को खड़ा किया, अब वो आम आदमी तक फायदे देना चाहते हैं। अब एक शाहिद अफरीदी जैसी आपको इनिंग चाहिए आखिरी 2 साल। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं आप सर आप अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पीडीएम आई तो आपका क्या कहना चाह रहे हैं कि क्यों, क्या फर्क पड़ा? पीडीएम आई तो किसको लगाना चाहिए था? मैंने पहले भी कहा था कि मैं पर्सन सेंट्रिक नहीं, वजारत स्पेसिफिक तो बात करें ना। वो पीडीएम आने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि पीडीएम आई तो उससे क्या फर्क पड़ा? मुझे बताएं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। मसलन अगर पीडीएम आएगी और एक पीडीएम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी आपकी तमाम उसके ऊपर, आपके इंडिया पे आपके तमाम जो सिचुएशंस है उनमें, तो हो सकता है आपको वहां पर शहबाज गिल की जरूरत पड़े। लेकिन तो ये तो तब्दीली, एनवायरनमेंट जो है वो ग्रोथ का, आपकी टाइमलाइन ठीक नहीं है ना। जरूरत ना हो। पीडीएम तो बनी है सितंबर अक्टूबर में जाके, शिबली फराज को लगाया था अप्रैल 2020 में जाकर। सिचुएशन सेंट्रिक हो रहे हैं। नहीं, सिचुएशन नहीं, आप मुझे सर एक सेकंड, शिबली साहब, गिल साहब, आप मुझे कह रहे हैं कि सिचुएशन सेंट्रिक हम तब्दीलियां करते हैं। सिचुएशन को देख के तो जरा समझाइए ना। पीडीएम तो बनी थी अक्टूबर में, शिबली फराज साहब आए थे अप्रैल में, मैंने पहले आ गए थे। मैंने आपको एक एग्जांपल दी, आपको एग्जांपल तो ठीक देना, जब मैं स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूं। दिल पे ले गए। नहीं, मैंने आपको फाइनेंस की एग्जांपल भी दी, मैंने आपको इकोनॉमी की एग्जांपल दी, मैंने आपको पीडीएम की एग्जांपल। जी सर, आप मुझे इकोनॉमी की एग्जांपल दे दें कि हफीज शेख साहब को हटाने से 2 हफ्ते पहले वजीर आजम साहब ने बैठ के उनकी भरपूर तारीफ की, उनको आपने सेनेटर बनाने की कोशिश की। अब आप मुझे कह रहे हैं कि वफाकी वजीर जो वफाकी वजीर थे हफीज शेख साहब, उनमें चंद क्वालिटीज होती हैं, चंद क्वालिटी नहीं होती। कौन सी ऐसी क्वालिटी नहीं थी हफीज शेख साहब में जो अब शौकत तरीन में होगी, या हफीज शेख में नहीं थी और हमाद अजहर में होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप जरा रुक के इसका जवाब पूरा ले लीजिएगा। ये शायद आपके पूरे शो का सबसे, मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में अच्छा सवाल है। अब देखिए, एक शख्स जो है उसकी जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है या उसकी कैपेबिलिटीज है, वो एक इकोनॉमी जो डूबती हुई इकोनॉमी उसको बचाने की, और कैसे बचाना है, आपको कंजर्वेटिव डिसीजंस लेने हैं, आपको टाइट फिस्कल इकोनॉमी, क्योंकि अगर आपने हाई इंटरेस्ट रेट रखना है, क्यों हाई इंटरेस्ट रेट रखना है? अगर आप लो इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो रुपए को फ्री फॉल मिलेगी, आपका रुपया 200-250 रुपए तक चला जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएंगे। उस टाइम आपको एक ऐसा शख्स चाहिए जो बहुत कंजर्वेटिव डिसीजंस कर रहा हो, जिसकी महारत इस चीज में हो कि उसमें आलमी इदारों को कैसे एंगेज करना है और कंजर्वेटिव डिसीजंस करने हैं। अब जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई, चलने लग गई, रादर मैं कहूंगा थोड़ी दौड़ने लग गई, अब आपको एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए। अब ये नहीं कि वो एक्सपर्ट गलत था, कम इंपॉर्टेंट था, अब उसकी एक्सपर्टीज कम इंपॉर्टेंट थी। ये आपने पीडीएम की तरह सिर्फ एक जनरलाइज्ड एग्जांपल नहीं दिया। बात सुन लीजिएगा, जी, अब बात सुन लीजिएगा। अब आपकी एक्सपर्टीज ऐसी होगी कि अब आपने उस इकोनॉमी को खोलना है। आप देख लिए अर्ली 90s तक हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी, वो हिंदुस्तान पे ना जाइए, इनवर्ट थी, हिंदुस्तान पे ना जाइए। वहां 7 साल में दो वजीर खजाना तब्दील हुए हैं। हिंदुस्तान पे ना जाइए, वहां 7 साल में 2 वजीर खजाना तब्दील हुए हैं, बस। इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे नहीं, अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं। हाँ, अब कॉन्सेप्चुअली बात कर लीजिए ना। आप चले जाइए, यूके चले जाइए, जहां उनकी 3 से 4 हुकूमतें जो है वो आपके सामने। गिल साहब एक सेकंड, जब आप कहते हैं कि हफीज शेख साहब जब थे तो हमें इंटरेस्ट रेट हाई रखने पड़े थे, आपको पता है कि पिछले 1.25 साल से तो इंटरेस्ट रेट 7% पर है, तो हफीज शेख साहब को उस वक्त तो नहीं हटाया गया। अगर आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी देखिए था, ये तो मार्च 2020 से जो जर को देखते हुए इंटरेस्ट रेट हम 7% पे लेके आ गए थे, और अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारी ग्रोथ 3% होगी। हफीज शेख साहब थे उस वक्त भी।
दोबारा यहाँ पे रुकिएगा जरा, क्योंकि आपने दोबारा एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी, मैं दस्तबदस्त फिर उसको करेक्ट कर दूं और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हफीज शेख की वजह से इंटरेस्ट रेट ऊपर था। मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया कि जिस हालत में हम इकोनॉमी देके गए थे, 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, आपके पास फॉरेन ज़रे मुबादला ना होने के बराबर था, बैंकरप्ट होने वाले थे। अगर उस एनवायरनमेंट में आप इंटरेस्ट रेट नीचे रखते तो रुपये को फ्री फॉल होता। मैं पॉलिसी में बात नहीं कर रहा हूं, मैं शख्सियत पे बात कर रहा हूं। और उस वक्त जब 20 अरब डॉलर था, उस वक्त हफीज शेख साहब नहीं थे, उस वक्त असद उमर साहब थे। आप फैक्ट्स सही कोट नहीं कर रहे ना, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं फैक्ट्स कोट कर रहा हूं। शहजाद, मैंने आपको पहले कहा कि मैं पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं आपको पॉलिसी स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। अच्छा। मैं एक बात शुरू करता हूं, आप एक बड़ा कंप्रीहेंसिव सवाल करते हैं, उसमें कंक्लूसिव स्टेटमेंट्स देते हैं, उसमें लोगों के बारे में आप अपनी एक राय देते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मिसालें दी वो हमने सुन ली कि किस वक्त किसकी क्या ज़रूरत थी। अब 2 साल रह गए हैं, परफॉर्म करना है। देखते हैं कि ये जो चौथी बड़ी तब्दीली आई है काबीना में, इसके क्या असरात होते हैं। क्या वज़ीर आज़म इस टीम से खुश होते हैं या इस टीम को भी तब्दील कर दिया जाएगा और फिर उसका भी इसी तरह दिफा किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हुई है, ये मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी। रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मामला क्या है? जमानत मंजूर हो गई थी, कहा गया था कि 50-50 लाख रुपए के मचलके जमा करवाए जाएंगे, जिसके बाद रिहाई हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन हुआ क्या है? जमानत के बाद उनकी रिहाई हो क्यों नहीं रही है? देखिए, हुआ ऐसा था कि जिस रोज 13 अप्रैल को समाअत हुई थी, उसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब सीनियर जज थे और असजद जवेद गराल साहब जो उनके साथ दूसरे जूनियर जज थे। ये जब समाअत ये हुई है, समाअत होने के बाद जो मामूल के मुताबिक जजेस साहबान फैसला महफूज करके अपने चैम्बर में चले गए और चैम्बर में जब जाने के बाद उनकी जो उस वक्त रीडर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे, वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि जो पिटिशन थी वो एक्सेप्ट कर ली गई, जमानत मंजूर होगी, 50-50 लाख के 2 मचलके 2 श्योरिटी बॉन्ड जमा कराए जाएंगे और उसके बाद जो है रिहाई के ऑर्डर जारी होंगे। लेकिन 14 अप्रैल को जो ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर के जो दरमियान जो ऑर्डर था, उसमें जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उनके सिग्नेचर थे, लेकिन असद गुजराल के सिग्नेचर नहीं थे। जब तक डिवीजन बेंच के दोनों जजेस सिग्नेचर न करें, मचलके जमा नहीं हो सकते, इसलिए मचलके जमा नहीं हो सके। और अब ये जो बात सामने आई और जो राय कहते हैं कि अभी तक उन्होंने अपना जो इख्तिलाफी नोट सामने आ रहा है, लेकिन अभी ये कन्फर्म उस वक्त होगा जब वो इख्तिलाफी नोट लिखने के बाद वो लिखेंगे कि उन्होंने जमानत मुस्तरद कर दी, तो फिर ये जो मामला है ये चीफ जस्टिस साहब जो है वो तीसरे रेफरल जज को भेजेंगे। तो इसलिए ये मामला सामने ऐसे आया और ये कह लें कि मामला एक खटाई में पड़ गया, ये रुक गई। और जो माहिरीन वकला हैं वो कहते हैं कि जो ये मामला हमारे सामने आया, बड़े बड़े सीनियर जज वो कह रहे हैं कि पिछले 30 साल में ऐसा कोई मामला हमारे सामने नहीं आया था। तो लिहाजा अब तक जब तक दोनों जजेस साहब के साइन नहीं होंगे, उस वक्त तक तो ये जो श्योरिटी बॉन्ड जमा नहीं हो सकते। तो रईस अंसारी साहब, क्योंकि तहरीरी फैसले पे आप कह रहे थे कि एक जज के दस्तखत थे, ये 2 मेंबर बेंच था और दूसरे जज साहब के दस्तखत नहीं थे, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि एक जज ने ये फैसला दिया था कि उनकी जमानत मंजूर कर ली है और दूसरे जज का ये फैसला नहीं था? ये इसको कहना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब ये जज उठ के दोनों चैम्बर में चले गए तो चैम्बर में से जब दोनों इत्तेफाक करें तो फिर ही आके बाहर अनाउंस किया जाता है। क्योंकि जब अनाउंस किया असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने बाहर आकर, तो उन्होंने कहा कि 50-50 लाख के 2 मचलके जमा कराए जाएंगे। लेकिन अब जो बात सामने है कि दूसरे जज ने साइन नहीं किया, लेकिन अब भी ये है कि अगर वो इख्तिलाफी नोट तो लिख सकते हैं जो जूनियर जज हैं असजद जवेद गजराल, लेकिन उसके साथ उनको ये लिखना ज़रूरी होगा। अगर ये लिखेंगे कि वो उनको जमानत एक्सेप्ट नहीं है, तो फिर तो ये मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा और तीसरे रेफरल जज को भेज देंगे। लेकिन अभी तक जो है उनका इख्तिलाफी नोट सामने नहीं आया। अब देखना ये कि इख्तिलाफी नोट उनका सामने क्या आता है। अंडरस्टूड है, अगर इख्तिलाफी नोट सामने आएगा तो इख्तिलाफ होगा, एक जज ने बेल ले ली, दूसरा नहीं लेगा, तो 2 डिवीजन बेंच 2 जज हैं, तो ये मामला जो है वो 50-50 पे खत्म हो जाएगा। फिर वो चीफ जस्टिस जो है तीसरे रेफरल जज को भेजेंगे। और दूसरी अहम बात ये है कि जो बेंच था ये नैब का,
ये अब खत्म हो चुका है। अब नया बेंच आया जो 19 अप्रैल से नया बेंच जो बैठेगा, जस्टिस नीलम और जस्टिस फारूक साहब बैठेंगे। ये जो बेंच था ये खत्म हो चुका है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे कि ये मुआमा क्यों बना है और जमानत मंजूर होने के बावजूद शहबाज शरीफ की रिहाई क्यों नहीं हुई है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत का टीएलपी के खिलाफ इक़दामात का सिलसिला जारी है। कल टीएलपी को कलअदम डिक्लेयर किया गया और ये शेख रशीद साहब ने कहा था कि अब इस जमात को तहलील करने के लिए भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। वफाकी काबीना के अप्रूवल के बाद आज टीएलपी के जो दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी सस्पेंड किया गया, बैन किया गया और इसके बाद 3 घंटे के लिए आज मुल्क भर में हमने देखा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया और इसकी वजूहात इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद ने बताई। उन्होंने कहा कि खदशा इस बात का था कि जुमे की नमाज की वजह से बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, तो प्रोटेस्ट रोकने के लिए ये इकदाम किया गया था, लेकिन आइंदा कोशिश करेंगे कि इस किस्म के इकदाम ना लिए जाए। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि कलअदम करार देने के बाद टीएलपी को अब तहलील भी किया जाएगा। मैं बतौर वज़ीर दाखिला माज़रत ख़्वाह हूँ कि हमने 3 घंटे के लिए सोशल मीडिया को बंद किया और ये व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम इनको बंद किया क्योंकि इनकी कॉल ऐसी थी कि शायद ये जुमे के बाद निकलें। आगे से ऐसा नहीं करेंगे और सारा जुमा पुरसकून गुजरा है, सारा पाकिस्तान खैरियत से। इन्होंने किसी जगह कोई बाहर दिन नहीं निकले। ये दहशतगर्द और इश्ताल अंगेज़ी फैलाने वाले और सोशल मीडिया के सारे मुल्क में बेचैनी और मुल्क में इंतशार फैलाने वाले लोगों को शिकस्त हो गई है। इंशाअल्लाह आगे से आप कोशिश करेंगे कि ये सोशल मीडिया की भी तकलीफ़ ना हो और पाकिस्तान आगे बढ़े और मुल्क को पीछे ले जाने वाले, इंतशार फैलाने वाले, एम्बुलेंसें रोकने वाले और मुल्क में ऑक्सीजन के ट्रक रोकने वाले और मुल्क के आम लोगों के ज़राए नकलो हमल में मुदाखलत करने वाले, उनको शिकस्त हुई है और इंशाअल्लाह ताला उनको हमने कालअदम करार दे दिया। उनके ख़िलाफ़ डेसोल्यूशन में भी जाएंगे, इनके बैंक अकाउंट बंद करेंगे, इनके पासपोर्ट बंद करेंगे, इनके आईडी कार्ड जो हैं वो रिकॉर्ड में लाएंगे और किसी कीमत पर भी मुल्क में दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। शेख रशीद साहब से 2 दिन पहले शाहजेब खानज़ादा ने यह सवाल पूछा था कि आगे क्या इनके सासे भी मुंजमद किए जाएंगे, बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे, तो उस वक्त उनका कहना था कि हमने ये नहीं तय किया है कि आगे क्या होगा। लेकिन आज शेख रशीद ने ये बताया है कि जो इनके अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया जाएगा, इनके पासपोर्ट्स को मंसूख किया जाएगा। आज डीआईजी सीटीडी ने यह भी कहा है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि नफरत अंगेज़ी फैला रहे हैं उन अकाउंट्स की तफसीलात FIA को फराम कर दी गई है, FIA के साइबर क्राइम विंग को फराम कर दी गई है और इन अकाउंट्स को सस्पेंड किया जाएगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी पुलिस के हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने अपने बयान में खराज तहसीन पेश की है पुलिस की कारकर्दगी को। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत को ब्लैकमेल करने की जो पुरतशद्दुद मुहिम का बहादुरी से पुलिस ने मुकाबला किया है और उनको ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करते हैं। और उन्होंने कहा कि इस दौरान 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 600 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। पूरी कौम इन हीरोज़ की मकरूज़ है, हम इन शोहदा के ख़ानदानों का ख्याल रखेंगे। तो वज़ीर आज़म ने पुलिस की जो कारकर्दगी थी, जिस बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, उसकी तारीफ़ भी की है और उनको खराज तहसीन भी पेश किया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।